बिहार शिक्षक बहाली 9 दिन में चले अढ़ाई कोस की तरह स्थिति हो गई है इसमें। और कल रात से पटना हाईकोर्ट का जो एक निर्णय है, इसको लेकर चारों तरफ शोर हो रहा है और इसी को लेकर हम लोग भी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और दिखाएंगे कि आखिरकार इस निर्णय में क्या लिखा हुआ है। वीडियो स्वाभाविक रूप से लंबा होने वाला है, लेकिन इसी के साथ आप लोग को ये भी पता चलेगा कि आखिरकार क्या कारण हो रहा है कि जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती की, उसमें रिजल्ट न आने के पीछे अनेक कारण हैं। कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन एक पक्ष ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो भी है और हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वीडियो लंबा होगा, क्योंकि जो जजमेंट है अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो दूसरे के कहने में आकर इधर उधर भटकते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूलतः जो ये आपके सामने में दिखाई दे रहा है, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिसीजन है पटना हाई कोर्ट का। ये डिसीजन नहीं है, ये क्लेरिफिकेशन है एक तरह से। क्लेरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण किस बात का है? स्पष्टीकरण इस बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 11 अगस्त को, इस 11 अगस्त वाले डिसीजन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिरकार किस तारीख से सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त वाला जजमेंट है उसको लागू माना जाए। क्या उस तारीख से लागू माना जाए जब एनसीईटी ने 28 जून 2018 को अपना लेटर जारी किया था कि बीएड 1 to 5 में शामिल रहेगा, क्या इस डेट से इसको लागू माना जाए, या फिर 11 अगस्त को जिस दिन ये फैसला आया था इस डेट से इसको लागू माना जाए, या फिर उस डेट से लागू माना जाए जिस डेट से पहली बार राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने ये जो 28 जून वाला लेटर था एनसीईटी का, इसको खारिज किया था। तो ये स्पष्टता नहीं है कि 3 अलग अलग तरह के डेट हैं। एक डेट है आपके सामने 28 जून का 2018 का, दूसरा है 11 अगस्त 2023 का, और तीसरा है 2022 का डेट है, जिसमें राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया था एनसीईटी वाले लेटर को। तो जब स्पष्ट ही नहीं है कि किस डेट से इस निर्णय को लागू किया जाए, इसी को लेकर ये क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्वयं आप देखिएगा नीचे में, तो बिहार सरकार ही गई हुई थी कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में स्वयं बिहार सरकार गई हुई थी। इसको अगर ध्यान में देना है तो कुछ बिंदुओं को यहाँ पर हम आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है टीईटी टीचर एसोसिएशन वर्सेस पिटिशनर, और नीचे में लिखा है द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रिस्पोंडेंट, यानी कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है जवाब देने वाले वो स्टेट ऑफ बिहार है। अब आप नीचे की तरफ चलते हुए देखिए, यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से पीके शाही जो आपके महाधिवक्ता हैं वही शामिल हुए थे, और 2 अलग अलग केस को इसमें एक ही साथ टैग किया गया है। अगर आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखेगा सिविल रिट जुरिडिक्शन 8158 है, और नीचे है सिविल रिट जुरिडिक्शन 9256 है। 2 अलग अलग केस को एक ही साथ इसमें टैग कर दिया गया। अब चलिए, मेन कंटेंट नीचे से स्टार्ट होता है। और अच्छा, फैसला देने वाले भी इसमें जो जज साहब हैं वो पटना हाई कोर्ट के, आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश है पटना हाई कोर्ट के। अब एक एक लाइन पढ़िएगा तब जाके स्पष्ट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो बीएड के छात्र हैं वो इसको अपने तरीके से ले रहे हैं, जो डीएलएड के छात्र हैं अपने तरीके से ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में फैक्ट क्या है? फैक्ट देखने के लिए आप एक एक लाइन को देखिए। पहला लाइन कहता है कि द रिस्पोंडेंट स्टेट has filed the above application seeking to clear the alleged uncertainty prevailing by reason of the 3 orders of the Honorable Supreme Court annexed to the interlocutory application। यानी कि रिस्पोंडेंट कौन था? यहाँ ऊपर में दिखा चुके हैं कि बिहार सरकार। बिहार सरकार स्वयं ही ये एप्लीकेशन लेके गई पटना हाई कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को जजमेंट दिया है उससे यह दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिरकार इस सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त वाले जजमेंट का मतलब क्या है, किस डेट से इसको लागू माना जाए। ठीक है, आपने बीएड को 1 to 5 में नियुक्ति नहीं करने का फैसला तो दिया है, लेकिन इसको स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि आखिरकार किस डेट से इसको माना जाए। ये एप्लीकेशन लेके कौन गई? स्वयं बिहार सरकार गई। ये पहले लाइन में आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया है। दूसरा लाइन लिखा गया है, यहाँ देखिए लिखा है अक्षर R1 is the judgment of the Honorable Supreme Court in which the judgment of the Rajasthan High Court setting aside the notification dated
28/6/2018, issued by the National Council for Teacher Education to include B.Ed as an eligible qualification for primary school teachers, was upheld. It was categorically held that B.Ed cannot be the qualification for the purpose of selection of primary school teachers to teach students between class 1 to 5। यानी कि ध्यान देना है इस बिंदु पर। पहला तो है अक्षर R1, चूँकि इसका चर्चा अंत में फिर से एक बार आता है, इसलिए हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इसमें कहा जा रहा है कि अक्षर R1 जो है ये तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 11 अगस्त वाला था, जिसमें इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और NCT का जो 28 जून 2018 का लेटर था उसको रद्द कर दिया। इस फैसले को अक्षर R1 में डाला गया है। ठीक है, यहाँ इस दूसरे लाइन में बस इतना ही लिखा है। तीसरे में है, तीसरे पैराग्राफ में कि अक्षर R2 was passed in a case where the very same notification was challenged, which was held to have quashed by the judgment at annexure R1. The consequential advertisement, ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। The consequential advertisement and subsequent steps taken in pursuance thereof stood invalidated. It was specifically noted that the state of Bihar was not a party in the above writ petition, but the three-judge bench specifically recorded that it is expected that the state of Bihar will take into account the judgment at annexure R1। आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, उसके बाद भी लगभग उसके 10 दिन के बाद मुझे ख्याल आ रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बेंच बैठी थी 3 जजों की, और उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि 11 अगस्त वाले जजमेंट का पालन करें। तो एनेक्सर R2 में क्या लिखा गया है, इसमें वही जो 3 जजों की बेंच बैठी हुई थी जिसमें कहा गया था कि हम बिहार सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो 11 अगस्त वाले जजमेंट का पालन करें, बस इसी बात को यहाँ पर एनेक्सर R2 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, ये लाइन जो हमने आपको अंडरलाइन करवाया था कि द कंसिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट एंड सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन इन परचुएंस देयरऑफ स्टूड इनवैलिडेटेड, यानी कि जब आपका 28 जून वाला लेटर ही रद्द हो गया तो पटना हाई कोर्ट भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। देखिए इनके इस लाइन से कितना ज़्यादा विरोधाभास हो जाएगा और देश में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, शायद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर 28 जून वाला लेटर ही रद्द हो गया तो फिर कोई भी विज्ञापन हो जो इस आधार पर निकला हुआ था वो विज्ञापन भी स्वतः ही इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया। भाई साहब, अगर मान लेते हैं कि ये रद्द भी हो गया, अमान्य भी हो गया, तो आप ये सोच के देखिए कि 2018 से लेकर आज 2023 तक कितने ही स्टेट में केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जितने लोगों को नौकरी हो चुकी है, अब क्या आप सबकी नौकरी वापस ले लेना चाहते हैं? यानी कि अगर आप इस फैसले को 28 जून 2018 से ही लागू करवाना चाह रहे हैं तो आपने जितने लोगों को नौकरी दे चुकी है इतने सालों में, सबकी नौकरी वापस लेनी होगी। और यहाँ पर एक बिंदु को हम तय करना चाहेंगे, जो लोग कोर्ट वगैरह को फॉलो करते हैं उन लोग को पता भी होगा, जानबूझ के बिहार का मामला उल्लेख नहीं कर रहे क्योंकि बिहार के डीएलएड साथियों को लगता है कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश का मामला ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी या शायद 68,500 की भर्ती हुई थी, वो तो स्वयं इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई थी। राम शरण मौर्य वाला केस तो हमको लगता है कि न तो किसी हाई कोर्ट ने पढ़ने की कोई ज़रूरत की है या जहमत की है, या फिर न स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही पढ़ने की जहमत की है कि हम पढ़ लें एक बार राम शरण मौर्य वाले में। तब के सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहब ने क्या कहा था, उनके फैसले के आधार पर ही बीएड को शामिल करके उत्तर प्रदेश में भर्ती करवा दी गई। अब आज कह रहे हैं कि आप 28 जून 2018 से हम जितने भी विज्ञापन निकले हैं सबको कैंसिल करेंगे। अगर ऐसा हो गया तब फिर आपके ही उस फैसले की अवहेलना हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक सेकंड के लिए मान लें कि अवहेलना भी होगी, तो ये कौन सा नियम कहता है कि आप इतने लोग को, जिन लोगों को 4 साल 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, सबका आप जीवन का अधिकार है कुछ की नहीं कि सबसे आप उनका नौकरी वापस ले लीजिए, क्योंकि आप तो स्पष्ट कर रहे हैं। और यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कही थी। जो दोबारा जो 3 जजों की बेंच बैठी थी उसमें जो जजमेंट लिखा हुआ था उसमें भी ये लाइन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर हमने विज्ञापन ही 28 जून 2018 वाला रद्द कर दिया, जो नोटिफिकेशन है वो रद्द कर दिया, तो इस नोटिफिकेशन के साथ साथ जितने भी विज्ञापन निकले थे वो भी स्वतः रूप से रद्द माने जाएंगे।
अब आप लोग ही बताइए, इससे कितना बड़ा विरोधाभास उत्पन्न होगा, ये देश में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बिहार से भी साथी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, या फिर अन्य राज्यों से, बंगाल से भी जो साथी गए हैं, रामशरण मौर्य वाले को टैग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज का ही डिसीजन है, लेकिन किसी ने ना उसको टैग करने का जहमत उठाया है, ना पढ़ने का। सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर साफ साफ नकार दिया है कि हम पढ़ेंगे भी नहीं कि क्या है। पता नहीं क्यों उनको रामशरण मौर्य वाला केस नज़र नहीं आता है। चलिए, चौथा जो है वो सब है। अभी तक तो आपने देखा कि कुछ भी नहीं था। पहले, दूसरे, तीसरे बिंदु में क्या था, इनेक्शर R1 R2 ऐसे करके था। अब चौथे में है कि आखिरकार कहा क्या है, क्या सचमुच बीएड को बाहर निकाल दिया? आइए देखते हैं। चौथे में इन्होंने कहा है कि इनेक्शर R3 इज द स्पेशल लीव पिटीशन वेयर इन द इंटरिम ऑर्डर इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ व्हिच स्टेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस केम टू बी चैलेंज्ड। यानी कि इनेक्शर R3 में क्या लगाया गया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें छत्तीसगढ़ में जो बीएड को शामिल करके बहाली चल रही थी। ये लगभग 2 महीने पुरानी बात है। अभी तो बीएड को शामिल करके ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, लेकिन ये तब की बात है 2 महीने पुरानी, जब छत्तीसगढ़ में जब बीएड को शामिल किया जा रहा था तो डीएलएड के अभ्यर्थी वहाँ इसके खिलाफ गए थे और हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि इनेक्शर R3 में छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की हाईकोर्ट ने बीएड को शामिल करने पर रोक लगाई थी, उस पर बाद में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर रोक लगा दी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी, लेकिन साथ साथ क्या कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अंततः जो ये बहाली होगी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो फैसला देगा उसके अधीन रहेगा। ये आप लोगों को कम्युनिटी में हमने दिखाया भी था कि ज्वाइनिंग लेटर तो दिया जा रहा है, लेकिन अंततः वो ज्वाइनिंग लेटर इसके अधीन ही रहेगा, कोर्ट के फैसले के अधीन ही रहेगा। कई लोग कहते हैं कि एक बार ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया तो फिर वापस कैसे लिया जाएगा। मेरे भाई, ज्वाइनिंग लेटर दिया ही इसी शर्त पे जा रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला उनके विपरीत आता है तो वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा संभव है, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। देखिए, मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब कैसे बता रहे हैं कि जो लोग केंद्रीय विद्यालय में 2018 में बीएड के आधार पर बहाल हुए, अब उन पर केस है। अब उत्तर प्रदेश में जो लोग बहाल हो चुके हैं 68,500 में, उन लोगों पे केस कर दिए हैं उत्तर प्रदेश से जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं कि अब इन लोगों को बाहर निकालिए। अब ये लोग नौकरी कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, तो इन लोगों को अब बाहर निकालिए, इसको निकालिए, उसको निकालिए, तो इससे अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अंततः मानवता के नाते कम से कम जो लोग बहाल हो चुके हैं उन लोग के सामने तो रास्ता, विकल्प खोलना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी तक कुछ भी ये सब देखने के मूड में नहीं है। तो ये मत सोचिए कि छत्तीसगढ़ में अगर मिल गया है तो पूर्णतः सेफ है। पूर्णतः सेफ तो वहाँ भी अभी नहीं है, कोर्ट के फैसले के अधीन वहाँ भी है। अब लास्ट जो है 5वां, वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन सो फार as the binding nature of the judgments of the Honorable Supreme Court produced at Annexure R1, Annexure R2, and therefore is no apparent conflict in the order at Annexure R3. We find the petition to be misconceived। यानी कि पटना हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है यह फैसला स्पष्ट है, यह फैसला तो बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हम कोई भी ऑर्डर इसमें पास नहीं करेंगे, नया ऑर्डर। और जो ये पिटीशन है, इस पिटीशन को यहाँ पे खारिज कर दिया गया। यानी कि ये भी आप नहीं कर सकते कि 100% की पटना हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे ही दिया कि आप बीएड के बिना ही रिजल्ट निकाल दीजिए। ठीक है, तो आखिरकार इस पूरे कहानी का मतलब क्या हुआ? इस पूरे कहानी का मतलब ये है, पहली बात कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से बीएड को शामिल करवाने का जो रिजल्ट आने वाला है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, इसमें बीएड को शामिल करके रिजल्ट बनाने का प्रयास किया और इसके लिए वो हाईकोर्ट भी गई। हालांकि हाईकोर्ट से इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी अपने स्पष्टीकरण में कुछ खुल के नहीं कहा है। मेरी समझ में तो इसमें भी कुछ खुल के नहीं कहा गया है। अंत में फिर कहीं ना कहीं मामला फंसेगा ही। दूसरी बात यह है कि जो रिजल्ट में देरी हो रही है, अब आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, कई कारण है। अभी तक तो सरकार भी कह रही थी कि हम सीटेट के कारण, सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, इसके कारण तो सीटेट का रिजल्ट भी आ गया हुआ है। लेकिन देरी के पीछे एक वजह ये हो सकती है, और कई वजह हैं। जो वजह आप लोग सोच रहे हैं उनमें से भी कई वजहें हैं, लेकिन एक वजह यह भी थी।
तो अभी भी 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि बीएड शामिल है या नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी कोर्ट है या कहीं से भी बीएड को राहत देने का जो काम है वो कोई भी नहीं कर रहा है, चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। बेहतर तो यही हो कि एक बार स्पष्टीकरण दे दिया जाए कि आखिरकार फैसला किस स्टेट से लागू माना जाए। तो जितने भी लोगों के मन में दुविधा है, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के हो, सबकी दुविधा एक ही बार में ख़त्म हो जाए। वरना आप लोग भी देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने लगभग होने वाले हैं, ठीक है, 2 महीने, 1.5-2 महीने से घूम फिर के हम लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत हुआ था कि बीएड शामिल नहीं है। ये बात सही है, लेकिन किस तिथि से शामिल नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए।